इस एक का गणना किया जाता है उष्मा संचरण की विधि। यहाँ आपको कहेगा बताइए किस नियम के द्वारा हम लोग सूर्य का ताप जो पायरोमीटर से नापते हैं ना, वो नापा जाता है, कहेंगे वीन विस्थापन नियम से। कौन नियम से? कौन नियम से? वीन विस्थापन नियम से। कौन नियम से? वीन विस्थापन नियम कहता है इस नियम से सूर्य के सतह का ताप 6100 केल्विन तक की गणना की जाती है। इसी को हम लोग वीन विस्थापन नियम कहते हैं। अब बताओ उष्मा संचरण की कितनी विधि है? तीन। चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन और क्या? विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण। चालन होता है जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो क्या है? चालन। इसमें एक दूसरे को गर्म किया जाता है। और संवहन होता है जब द्रव और गैस को गर्म करते हैं। बोलिए। यहाँ के कण उठ के ऊपर चल जाते हैं और गर्म कर देते हैं। अब विकिरण होता है सूर्य की उष्मा और भट्टी की उष्मा जो पृथ्वी तक आती है, ये क्या है? विकिरण ना है। बताओ इसमें कणों के द्वारा होता है कि कणों के स्थानांतरण से? एक कण दूसरे कण को करता है तो कणों के द्वारा। इसमें कणों के स्थानांतरण से। इसमें तो बिना माध्यम, सूर्य के पास कोई माध्यम है? बिना माध्यम के या माध्यम रहने पर माध्यम को बिना गर्म किए होता है, या माध्यम रहने पर माध्यम को बिना गर्म किए होता है, तो यह विधि क्या कहलाती है? विकिरण। अभी देखो जितना गर्मी बाहर में उतना गर्मी अंदर में है। ये बिना माध्यम के गर्म किए होता है। ध्यान से समझना। इसमें एक कण दूसरे कण को, दूसरा कण तीसरे कण को, तीसरा कण चौथे कण को गर्म करता है। तो कणों के द्वारा चालन। कणों, ये कण गर्म होके ऊपर जाता है कणों के स्थानांतरण द्वारा। इसमें बिना माध्यम के या माध्यम रहने के पर माध्यम को बिना गर्म किए। ये किसमें होगा? ठोस में। किसमें? ये किसमें होगा? द्रव या गैस। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा, लेकिन यहां आकर जो वायु को गर्म करेगा संवहन द्वारा। किसके द्वारा? बताओ। स्टील की कुर्सी ज्यादा ठंडी लगती है लकड़ी की तुलना में, क्योंकि स्टील में चालन अधिक होता है। सबसे धीमा विधि कौन है? सबसे धीमा विधि चालन है। सबसे तेज विधि विकिरण ना। सबसे तेज विधि है दोस्त मेरे विकिरण। सबसे तेज विधि क्या है? विकिरण है। सबसे तेज विधि क्या है? विकिरण। सबसे धीमा विधि क्या है? चालन। सबसे तेज विधि क्या है? विकिरण। क्लियर है? और चालन किसमें होता है? ठोस में। ये उष्मा, ये कणों के द्वारा होता है। ये कणों के स्थानांतरण द्वारा होता है। सूर्य की उष्मा, भट्टी की उष्मा किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? बिना माध्यम के या माध्यम रहने पर माध्यम को बिना गर्म किए होता है, तो क्या कहलाता है? विकिरण। क्या कहलाता है? सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है कौन विधि द्वारा? विकिरण द्वारा। आपको कहेगा चाय अगर हम लोग गर्म करते हैं, चाय अगर लकड़ी के टेबल पर रखा हुआ हो, लकड़ी के टेबल पर रखा हुआ होगा, तो बताइए इसमें चालन होगा? लकड़ी तो कुचालक न है, तो लकड़ी के टेबल पर चालन नहीं होगा। अगर वही धातु के टेबल पर रखेगा तब धातु के टेबल पर चालन होगा। चालन में होगा। विकिरण तो दोनों में होगा। अरे विकिरण दोनों में ना होगा, संवहन भी दोनों में होगा। बोलो। वाष्पीकरण भी दोनों में होगा। वाष्पीकरण भी दोनों में होगा। खाली लकड़ी के टेबल पर चालन नहीं होगा, जबकि धातु के टेबल पर चालन होगा। इसमें चार विधि से ठंडा होगा: चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पीकरण। तो ये जल्दी ठंडा होगा और ये लेट से। उसके बाद कहता है कि भैया एस्कीमो लोग जो बर्फ की दोहरी दीवार बनाकर रहते हैं, और दोहरी दीवार के बीच में हवा रहता है, और हवा उष्मा का क्या है? कुचालक। आप एक मोटा कपड़ा ना पहन के दो पतला कपड़ा अगर पहनते हैं तो उसके बीच हवा फंस जाएगा, और हवा क्या होता है? उष्मा का कुचालक। चालन, संवहन और क्या? विकिरण। पता चालन क्या है? यह उष्मा संचरण की वह विधि है जहां उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं की गति के होता है कि अनुगति करते हैं?
बिना अणुओं की गति के होता है ठोस में उष्मा का संचरण, चालन ना। उष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि चालन। लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी की तुलना करने पर लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी, अधिक गर्म, अधिक ठंडा भी लगेगा और अधिक गर्म भी, क्योंकि इसमें चालन, लोहा में ना चालन अधिक। मिट्टी के बर्तन और स्टील के बर्तन में कौन ज्यादा गर्म लगेगा? स्टील का बर्तन, क्योंकि स्टील में चालन अधिक। अतः मिट्टी के बर्तन स्टील के बर्तन में तुलना करने पर स्टील के बर्तन में चाय पीना मुश्किल होता है, क्योंकि स्टील के बर्तन में उष्मा का चालन तेजी से करते हैं। उष्मा चालकता, उष्मीय चालकता क्या है? देखो ये फॉर्मूला पे सवाल खूब पूछा गया इस बार। जो पूछा था सवाल ALP CBT 2 में, Q/T के ए डी थीटा बटा dx, फॉर्मूला से पूछा गया था सवाल Q/T के ए डी थीटा बाई dx। Q क्या है? उष्मा प्रवाह की दर। Q क्या है? अगर ये आप किसी वस्तु को गर्म करते हैं, किसी वस्तु को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, इसको Q उष्मा देते हैं। कौन उष्मा देते हैं? तो उष्मा प्रवाह का जो दर होगा वो Q/, क्या हो जाएगा? T होगा। K जो है ये उष्मीय चालकता है जिसका मान दिया हुआ रहेगा। K क्या है? उष्मीय चालकता है। A क्या है? क्षेत्रफल। d थीटा तापांतर है और dx विस्थापन है, मोटाई है। dx क्या है? मोटाई। dx मोटाई और d थीटा तापांतर ना। A क्षेत्रफल है, K उष्मीय चालकता, उष्मीय चालकता गुणांक है। Q/T उष्मा प्रवाह की दर, Q/T उष्मा प्रवाह की दर, Q/T उष्मा प्रवाह की दर। तो तुमको सब वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अगर ऊष्मा मांगेगा तो Q निकाल देना, और ऊष्मा प्रवाह की दर मांगेगा तो Q/T निकालना। अगर ऊष्मा दिया हुआ रहेगा तो Q निकालना, और ऊष्मा प्रवाह की दर दिया हुआ रहेगा तो Q/T। ठीक है, अगर ऊष्मा दिया हुआ रहे तो Q, और ऊष्मा प्रवाह की दर Q/T। K क्या है? उष्मीय चालकता गुणांक। क्या है? A क्षेत्रफल है, d थीटा तापांतर है, dx मोटाई है। dx क्या है? E एक्चुअल में होता क्या है? ये मान लो आयरन, आई मान लो कि लोहा का दीवाल है। लोहा का क्या है? दीवाल है। अब देखो, ध्यान समझना, ये लोहा का क्या है? क्या है? क्या है? इसकी मोटाई मान लो dx है। इस पार का ताप 20 डिग्री सी है और इस पार का ताप है 30 डिग्री सी, है हो। इस पार का ताप 20 डिग्री सी और इस पार का ताप 30 डिग्री सी है। तो ताप में जो अंतर होगा दीवार के दोनों तरफ उसको कहते हैं d थीटा है। और ऊष्मा चालकता की गुणांक की अगर बात करोगे तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि इसका क्षेत्रफल जो होगा दीवार का वो मान लेते हैं A। क्या है? अब मोटाई कितनी है? dx। तब आपको कहेगा कि बताइए ये जो उष्मा प्रवाह की दर है Q/T, उसका क्या स्पीड है? जो उष्मा प्रवाह का दर है Q/T, उसका स्पीड क्या है? कैसे उष्मा 20 से 30 जो हो रहा है या 30 से 20 हो रहा है, उसके उष्मा प्रवाह की दर क्या है? तो Q/T निकालना है। K का मान क्वेश्चन में रहेगा, A क्वेश्चन में रहेगा, d थीटा ताप में क्या है? अंतर है, और dx क्या है? मोटाई। पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। जैसे हम इसका अगर क्वेश्चन की बात करोगे, पहले इस पर आते हैं। ऊष्मा चालकता का वर्णन किसी पदार्थ के किसी दिए गए तापांतर के लिए ऊष्मा प्रवाह की दर द्वारा होता है Q/T के ए डी थीटा बाय dx। Q/T क्या है? ऊष्मा प्रवाह की दर। A क्या है?
डी थीटा क्या है? तापमान का। डी एक्स क्या है? के क्या है? बता, के का मात्रक होता है जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। उष्मीय चालकता का क्रम सबसे अधिक किसका? चांदी। तांबा, सोना, एल्युमिनियम, जिंक, इस्पात, लेड, पारा, पर पानी, लकड़ी और वायु। अब है संवहन। यह उष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके कारण होता है? अणुओं की गति के कारण। यानी अणु एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जैसे पानी को गर्म करते हैं नीचे से ऊपर जाता है ना। अब कहते हैं दोस्त मेरे, द्रव और गैस में उष्मा का संचरण इसी विधि द्वारा होता है। चालन की तुलना में इसमें उष्मा का संचरण सबसे तेजी से हो जाएगा विकिरण में, और सबसे धीमा चालन। तो चालन की तुलना में संवहन में ज्यादा होगा, और उससे ज्यादा किसमें होगा? विकिरण में। किसी द्रव को ऊपरी स्तर पर गर्म किया जाए तो उष्मा संचरण कौन विधि द्वारा? चालन। किसी द्रव को अगर ऊपरी स्तर से, ये मान लो कोई द्रव है, इसका ऊपरी स्तर से अगर गर्म करते हैं तो यह विधि क्या होती है? चालन। अगर संचरण चालन विधि से होता है। गर्म करने की विधि क्या क्या है? अगर ऊपर से गर्म करोगे तो चालन, और नीचे से गर्म करोगे तो संवहन। अगर आप किसी को नीचे से गर्म कर रहे हो तो संवहन, क्योंकि नीचे के कण ऊपर जाके गर्माएंगे। ऊपर से गर्म करोगे तो ऊपरे वाला कण खाली गर्माएगा, एक दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को गर्माएगा। तो यह विधि क्या कहलाएगी? चालन। नहीं समझा? फिर समझ लो। अगर ये पानी है, इसमें नीचे से तुम गर्म करते हो, तो कोई भी गर्म चीज ऊपर जाता है कि नीचे? कोई भी गर्म चीज क्या होता है? ऊपर। तो नीचे से जब गर्म करोगे तो नीचे से ये ऊपर जाके गर्माएगा। लेकिन कभी भी ऊपर से गर्मी नीचे आएगा क्या? ऊपर एक कण दूसरे कण को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, पांचवे को पांचवा, छठे को। तो यही विधि ना चालन है। अगर द्रव को ऊपर से गर्म करेंगे तो चालन, नीचे से गर्म करेंगे तो संवहन। नीचे से गर्म करेंगे संवहन। विकिरण। विकिरण तो जानता है, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है कौन विधि द्वारा? विकिरण। अतः यह उष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें उष्मा का संचरण बिना माध्यम के, या माध्यम रखने पर माध्यम को बिना गर्म किए होता है। तो यह विधि क्या कहलाती है? विकिरण। उष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि क्या है? विकिरण। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है कौन विधि द्वारा? विकिरण। लेकिन यहां आकर वायुमंडल को गर्म करती है संवहन। किसके द्वारा? संवहन। अच्छा, चालन, संवहन, विकिरण पढ़ा है कि नहीं? साफे ने कुछ पढ़ा है। अगर थोड़ा लग रहा है कि अमर हो जाएगा एएलपी में नौकरी, नहीं होना है। अब चला जकर चालन, संवहन, विकिरण नहीं समझ में आएगा, जकरा अगर लग रहा है थोड़ा नौकरी होगा, हमरा तो लग रहा है नहीं होगा, तुम तुरंत ग्रुप डी में लग जाओ। अरे चुट्टा, एएलपीओ में तू पढ़ा होगा, सीबीटी 1 में नहीं पढ़ा था? ठोस में चालन होता है, द्रव और गैस में संवहन होता है, सूर्य की उष्मा आती है विकिरण द्वारा। हम तोरा ये सोच के थोड़े पढ़ा रहे हैं कि तू फ्रेशर है, हम ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि तोरा आता है, जे नहीं आता है वो पढ़ा देना है। बोल रहे जैसे क्यू बाई टी के डी थीटा बाई डी एक्स तोरा नहीं आता था, तू पढ़ लो। बाकी तो तोरा ये करता है, नहीं आता है, नहीं आता तो छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं होगा। तोरे सबके नौकरी थोड़े हो जाना है। तो तुम कितना कुकर्म पीछे किया है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कितना बनाया है वो सब तो तुम नहीं जानेगा। आप देखो, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। अब पानी तथा पृथ्वी से परावर्तित ताप द्वारा वायुमंडल को क्या करता है? गर्म। ये जो पानी से पानी गर्म होगा, ये ताप जो परावर्तित होकर वायुमंडल में जाएगा, इसी से ना वायु गर्म होगा। वायु का गर्म होना कौन विधि? संवहन। भट्टी की उष्मा मनुष्य तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। बताओ, चालन, संवहन और विकिरण। चालन, पदार्थ के अणु बिना गति द्वारा की गति द्वारा? पदार्थ के अणु संवहन गति द्वारा। अब विकिरण बिना माध्यम या माध्यम के साथ, यही ना विकिरण है।
ऑनलाइन वालों को बुक जाने में लेट नहीं लगेगा, पहले 2 दिन अभी लगेगा छपने में। 70 रुपया पे करना, 1 दिन में पहुंच जाएगा, 2 दिन में। और नहीं तो अपने नजदीकी बुक स्टोर से ले लेना। बता, धातु के टेबल पर चालन होगा? बोलो। लकड़ी के टेबल पर चालन नहीं होगा। वाष्पीकरण, संवहन, विकिरण। तो जल्दी ठंडा कौन होगा? धातु के टेबल पर रखी चाहे जल्दी ठंडी हो जाती है लकड़ी के टेबल की तुलना में, क्योंकि धातु के टेबल पर चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पीकरण होता है, जबकि लकड़ी के टेबल पर केवल विकिरण, संवहन, वाष्पीकरण होता है, चालन नहीं। लकड़ी के टेबल पर चालन होगा? बता, सामान्य शरीर का ताप कितना डिग्री सी? और ठंडी के दिनों में कपड़े का कार्य है शरीर के उष्मा को बाहर जाने से रोकना। हमारे शरीर की उष्मा को बाहर जाने देता है? अच्छा, कपड़ा की काम है उष्मा देना कि बाहर जाने से रोकना? बाहर जाने से रोकना। बताओ, टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवार बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हवा होगा, और हवा उष्मा का क्या है? कुचल। टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो बर्फ की दोहरी दीवार बनाकर रहते हैं, क्योंकि दोहरी दीवार के बीच में हवा उष्मा का क्या है? कुचल। न्यूटन का शीतलन नियम तो जानती होगी तुम, क्या होता बता? 60 डिग्री सी से 50 डिग्री सी होने में अगर 5 मिनट का समय लगता है, तब 50 डिग्री सी से 40 डिग्री सी होने में 5 मिनट से अधिक लगेगा। बोलो हाँ। अरे बुक का फोटो कैसे दिखा देंगे? छपेगा तब ना, तो रिजल्ट भी आएगा, उधर से बुक भी आएगा। 60 डिग्री सी से 50 डिग्री सी होने में 5 मिनट। अभी तुम बुक दे देंगे, तुमको लगेगा कि रिजल्ट कहीं नहीं हुआ, तो पैसा फंस जाते रहे, तब बुक भी अपना सही समय पर आएगा। 50 डिग्री सी से 40 डिग्री सी होने में, यही ना पढ़े हो? इसका फॉर्मूला होता है Q/T/K/D(θ/dx). हाँ, Q1 + Q2/2 पढ़े हो? Q1 + Q2 है चुट्टा मारे कान नीचे। बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगता है, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे अधिक समय लगता है। यानी 60 से अगर 50 होने में 5 मिनट लगेगा, तो 50 से 40 होने में 5 मिनट से अधिक। इस नियम को लागू होने की 2 शर्तें हैं। वस्तु तथा वातावरण के बीच तापांतर कम होना चाहिए कि ज्यादा? वस्तु का ताप वातावरण का ताप में अंतर कम होना चाहिए। दूसरा, ऊष्मा हानि केवल विकिरण के द्वारा होनी चाहिए, तथा विकिरण द्वारा यह ऊष्मा हानि पृष्ठ के प्रकृति एवं खुले पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बताओ, अगर क्षेत्रफल इतना नहीं होके इतना हो जाए, तो विकिरण ज्यादा होगा कि कम? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, न्यूटन का शीतलन नियम तब लागू होगा जब वातावरण और वस्तु के ताप, जैसे मान लो खिचड़ी है, खिचड़ी और वातावरण का ताप में अंतर कम होगा। और दूसरा, ये तब लागू होगा जब विकिरण का क्षेत्र अधिक होगा। विकिरण का क्षेत्र क्या होगा? अधिक होगा, तभी न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है। इसका फॉर्मूला होता है, देख लो, 60 से 50 होने में अगर 5 मिनट लगेगा, तो 50 से 40 होने में 5 मिनट से अधिक लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है Q1 - Q2/T(K)(A) Q1 + Q2/2 - Q0। पढ़े हो ये? Q1 प्रारंभिक ताप है यानी 60, Q2 अंतिम ताप है 50, T टाइम हो गया 5 मिनट, बुलंडे। यहाँ से फिर K क्या है? कांस्टेंट। Q1 + Q2/2 - Q0। अब अगर तुम कहोगे 5 मिनट से अधिक लगता है, तो कितना अधिक लगेगा, वो टाइम कितना होगा, उसी के लिए नहीं फॉर्मूला लगाते हैं, बट वैसा पूछता नहीं है। ध्यान से समझना, हमने आपको कहा कि अगर 60 डिग्री सी से, कितना डिग्री सी से? 60 डिग्री 50 डिग्री सी, या 60 डिग्री सी से 50 डिग्री सी होने में अगर 5 मिनट लगेगा, तो 50 से 40 होने में 5 मिनट से अधिक लगेगा। 5 मिनट से क्या होगा? अधिक लगेगा। फिर से समझ लो, 60 से 50 होने में अगर कितना दिन लगेगा? 5 मिनट।
तो 50 से 40 होने में 5 मिनट से अधिक लगेगा। अब कितना अधिक लगेगा उसके लिए फॉर्मूला है, आप पीटी में भी पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? ये फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2 बटा टी बराबर के Q1 प्लस Q2 बटा 2 माइनस Q0। Q1 क्या है? Q1 कौन ताप है? प्रारंभिक ताप। Q2 क्या है? अंतिम ताप। Q0 वायुमंडल, T समय, के नियत ताप। 60 से 50 होने में अगर 5 मिनट लगता है तो 50 से 40 होने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट से ज्यादा। यहाँ 3 गो ऑप्शन है, इस कंडीशन में निकालना होगा। पहले कंडीशन से हमको के का वैल्यू निकलेगा, पहले कंडीशन से किसका वैल्यू निकलेगा? के का। आज दूसरे कंडीशन में ले जाके पुट कर देंगे के का मान तो निकल जाएगा टी का मान। देख लो, पहला कंडीशन है हमारा 60 डिग्री सी से 50 डिग्री सी होने में कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट। फॉर्मूला क्या है बता? Q1 माइनस Q2 बटा टी के Q1 प्लस Q2 बटा 2 में होगा। Q1 बताओ कितना है? प्रारंभिकता 60 माइनस 50, टाइम कितना है? 5। ये 60 प्लस 50 माइनस 25। Q0 वायुमंडलीय ताप है, बोलो न रे। यहां से अगर हम के का मान निकालते हैं तो आता है 1/15। सॉल्व कर लेना इसको, इसका मान आ जाएगा 1/15। 1/15 आएगा ना। अब दूसरा कंडीशन में चलो, दूसरा कंडीशन का 50 से 40 होने में, 50 डिग्री सी से 40 डिग्री सी होने में टाइम बराबर व्हाट? फिर फॉर्मूला लगा दो। Q1 हो गया 50 माइनस 40/, टी निकालना है। के का मान कितना है? 1/15। 50 प्लस 40 बटा 2 माइनस 25। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 7.5 मिनट आए। पहला कंडीशन जो दिया हुआ है इससे के निकाल लो, दूसरा कंडीशन में के का मान पुट कर दो, टी निकाल लो। बोलो, बनेगा? लेकिन ये बात फिक्स है कि 60 से 50 होने में अगर 5 मिनट लगा तो 50 से 40 होने में 5 मिनट से ज्यादा लगे। 60 से 50 होने में अगर 5 मिनट लगा तो 50 से 40 होने में 5 मिनट से ज्यादा लगे। क्लियर? उष्मा गति का कौन नियम? शून्यवान। और सब बढ़िया है? हाँ, मजे में है ना? टोटल तोरा पढ़ना है 16 गो चैप्टर, बेसिक साइंस सी डी मिला के, और टाइम है तोरा पास 30 गो। 30 गो ना, 28 गो। अच्छा तो वो 28-30 वाला लफड़ा है ये ना, तो 1-2 दिन रात को पढ़ा देंगे, 2 घंटा अलग से क्लास लगा देंगे 2 दिन। तो और सबसे बड़ा चैप्टर हीट और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और लीवर एंड सिंपल मशीन। इसमें 2-2 दिन लगेगा, बाकी तो सब वनडे बैटिंग। देखो चला, पहले से जेकर कुकरम नहीं करल है ओकरे होना है। क्रैश कोर्स नए बच्चों के लिए क्रश कोर्स होता है, पुराना को बहुत फायदा होता है, नबका बच्चा को दिक्कत होता है। तो होबे करेगा ओकर। ये हमरो पता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो सब पासे नहीं कर जाएगा, सबके नौकरी नहीं होना है। डिपेंड करता है पहले से तुम क्या जानते हो और क्या नहीं जानते हो। से पढ़ ना, आज आज न तो कल। तोरा यो बताते हैं, जितना पीटी के रिजल्ट आएगा ना, ओकर अगलो दिन देखना इतने बच्चा रहेगा, एको एकरा में से नहीं घटेगा।
एक आध दूगो चार गो केकरो साफे 20 नंबर आ गया होगा, बैठ गया होगा तो अलग बात है, एक भी इसमें से घटेगा नहीं। एक आध गो पे मेरा डाउट है लेकिन वो पास हो जाएगा। कट ऑफ तो जब आएगा तो पैरों तले जमीन होएगा, हट जाएगा। ये जो लंबा लंबा लोग दे रहे हैं ना, अब बहुत लोग अपना कट ऑफ डाउन कर रहा है। हमरा फोन करके बोला है कि सर कट ऑफ हम भी अपना तनिक कम कर दिए। हमने ना ठीक किए। कट ऑफ तो चला सब लोग, अच्छा जितना लोग बनाया सब 2 नंबर का वेरिएशन बोला होगा, 2 नंबर 4 नंबर का। कट ऑफ में वेरिएशन 10 नंबर का रहे। कोनो बोर्ड के 10 नंबर ज्यादा या कोनो बोर्ड के 10 नंबर कम। आ कहे नहीं रहा है जल्दी, हम तो इसे सोच रुक रहे चलवा सब 2 मिनट, एक झोंक और देंगे। उष्मा का सही मात्रक जूल, विजेश मात्रक अर्ग, व्यावहारिक मात्रक कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। सही है। और लकड़ी में चालन नहीं होगा। सबसे तीव्र विधि क्या है? क्या है? सबसे तीव्र विधि है विकिरण। सबसे धीमा विधि है चालन। कोई दिक्कत? किरोथ लॉ क्या कहता है? उष्मा गति का शून्यवान नियम। ये कहता है कि ए का ताप बी के ताप के बराबर, अगर अब बी का ताप सी के ताप के बराबर तो ए का ताप सी के ताप का। ये बताओ उष्मा गति का शून्यवान नियम 3 गो के बीच है कि 2 गो के बीच है? उष्मा गति का शून्यवान नियम ताप के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? कहते हैं, गौर फरमाइएगा, इस नियम के अनुसार अगर ए का ताप बी के ताप के बराबर हो तथा बी का ताप सी के ताप के बराबर हो तो ए और सी का ताप क्या हो जाएगा? बराबर। ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए और सी का ताप क्या हो जाएगा? बराबर। इस नियम में केवल आंतरिक ऊर्जा तथा गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा के अस्थिर संरक्षण की बात की जाती है। इसमें जो न्यूटन के शून्यवान नियम है, इसमें हम लोग आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में ही बात करते हैं। और उष्मागति का शून्यवान नियम किसको परिभाषित करता है? ताप। अब पहला नियम क्या है? पहला नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु को Q उष्मा दी जाती है, उससे वो 2 काम करता है। एक तो अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है और दूसरा बाह्य कार्य करता है। अर्थात किसी वस्तु को दी गई उष्मा से वो 2 काम करेगा, अपने आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और दूसरा बाह्य। किसी वस्तु को दी गई उष्मा से वो 2 काम करेगा, एक तो अपने आंतरिक ऊर्जा में क्या करेगा? वृद्धि, और दूसरा बाह्य कार्य करेगा। यानी अगर 10 दोगे इसमें तो 2 इसमें, 8 इसमें खर्च करेगा। तो बताओ ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हुआ कि नहीं? जितना दिए इनपुट में उतने है आउटपुट में, तो इसी को ना ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। उष्मा गति का जो शून्यवान नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर पहला नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु को दी गई उष्मा Q से वह वस्तु या वह मशीन 2 कार्य करता है। पहला कार्य अपने आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और दूसरा क्या करता है? बाह्य। Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W। यह नियम आंतरिक एवं बाह्य दोनों ऊर्जा के संरक्षण अर्थात ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। उष्मा गति का पहले नियम से किसको परिभाषित करते हैं? उष्मा। और दूसरा नियम क्या कहता है? कि कहता है हमेशा उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की निम्न ताप से उच्च ताप। उच्च से किस में? निम्न ताप में होता है, निम्न से उच्च में नहीं होता, बिना बाह्य बल के। बाह्य बल लगा दोगे तो हो जाएगा। और किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम। कहते हैं ये उत्क्रम ताप नियम भी कहते हैं। उष्मा गति के दूसरे नियम को कौन नियम कहते हैं? उत्क्रम ताप। अब ये क्लॉसियस का कथन था, ऐसा मशीन का निर्माण असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से उष्मा को ठंडा से गर्म में भेज सके।
ये किसका स्टेटमेंट है? क्लॉसियस का। क्लॉसियस ने कहा था कि बिना बाह्य बल के आप ऊष्मा को कभी भी निम्न से उच्च में नहीं भेज सकते। बाह्य बल जैसे एसी लगाकर, रेफ्रिजरेटर लगाकर आप कर सकते हैं, लेकिन बिना बाह्य बल के कभी भी ऊष्मा का प्रवाह निम्न से उच्च में नहीं। किसका स्टेटमेंट था? क्लॉसियस का। अर्थात ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप में नहीं होता। अगर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से। केल्विन प्लांक ने क्या कहा था? किसी भी ऐसे मशीन, ऐसे ऊष्मा इंजन का निर्माण असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर कार्यकारी पदार्थ में बिना ऊष्मा के हास के कार्य में बदल दे। बताओ कोई ऐसा मशीन है जो इनपुट ले और कोई क्षति न करे और आउटपुट में बदल दे? यही स्टेटमेंट किसका था? केल्विन प्लांक का। और अर्थात किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम। एक बात बताओ, अगर आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है, अगर हम जो इनपुट देंगे, इनपुट हमारा जो होगा, आउटपुट जो हमारा होगा, तो इनपुट ज्यादा कि आउटपुट ज्यादा? कौन ज्यादा? इनपुट ज्यादा और आउटपुट कम, क्योंकि 20 में हो जाता है क्षति। इसीलिए तो कहते हैं, क्योंकि दक्षता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? होता है। आउटपुट जब कम हो जाएगा तो 1 से कम ना हो जाएगा। देखो दो स्टेटमेंट है, एक है क्लॉसियस का स्टेटमेंट जो कहता है कि बाह्य बल के बिना उच्च से निम्न से उच्च में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। एक होता है केल्विन प्लांक्स का स्टेटमेंट, ये कहता है किसी भी ऊष्मा इंजन का निर्माण असंभव है कि ऊष्मा का बिना हास हुए कार्य में बदला जा सके, बिना क्षति के इनपुट को आउटपुट में बदला जा सके, ये ऐसा संभव नहीं है। ये किसने कहा था? किसने कहा था? केल्विन प्लांक। किसने कहा था? और ये दोनों ऊष्मागतिकी का कैवा नियम है? दूसरा कैवा नियम है? दूसरा नियम है आदर्श मशीन की दक्षता 100%, लेकिन यह वास्तविक रूप से संभव नहीं है। किसी भी आदर्श मशीन की दक्षता कितना % होती है? बता। शून्यवान नियम किसको परिभाषित करता है? ताप। प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण, द्वितीय नियम ऊष्मा का प्रवाह, कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च से निम्न होगा कि निम्न से उच्च होगा? बता। चक्रीय प्रक्रम में नियत क्या रहता है? आंतरिक ऊर्जा। समदाबीय में दाब, सममितीय में आयतन, समतापीय में ताप नियत रहता है, रुद्धोष्म में क्या नियत रहता है? ऊष्मा। रुद्धोष्म परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या क्या है? ये वो जान लो, ईदू को खाली ये नहीं याद रखना। समदाबीय में दाब नियत, सममितीय में आयतन नियत, समतापीय में ताप नियत, रुद्धोष्म में क्या नियत? क्या नियत? ऊष्मा। इसका एग्जाम्पल है टायर फटने से ठंडी हवा निकलना। दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका? घड़े के पानी का ठंडा होना। तीसरा एग्जाम्पल क्या है इसका? पंखे के नीचे ठंडक लगना। सममितीय में आयतन नियत, सममितीय में क्या नियत? आयतन नियत। रुद्धोष्म में ऊष्मा, समतापीय में ताप, समदाबीय में दाब, समदाबीय में दाब, समतापीय में ताप, रुद्धोष्म ऊष्मा, रुद्धोष्म ऊष्मा, रुद्धोष्म ऊष्मा, रुद्धोष्म ऊष्मा, रुद्धोष्म ऊष्मा। टायर फटने से ठंडी हवा निकलना, रुद्धोष्म परिवर्तन। घड़े के पानी का ठंडा होना, रुद्धोष्म परिवर्तन। घड़े के पानी का ठंडा होना, घड़े के पानी का ठंडा होना, पंखे के पानी का, पंखे के नीचे ठंडक लगना, रुद्धोष्म। चालन सबसे धीमा की सबसे तेज? सबसे धीमा। विकिरण सबसे तेज, विकिरण सबसे तेज, विकिरण सबसे तेज, विकिरण सबसे तेज। क्लियर है? अब देखो, विकिरण सबसे तेज की सबसे धीमा? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आती है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आती है विकिरण से। यहाँ कर वायुमंडल को गर्म करते हैं, संवहन। पानी ऊपर से गर्म होगा, चालन।
नीचे से गर्म होगा संवहन, वायुमंडल गर्म होगा संवहन, द्रव और गैस गर्म होगा संवहन, ठोस गर्म होगा चालन। लकड़ी में चालन होता है, लकड़ी में चालन, लोहा में चालन होता है। स्टील के बर्तन में चाय पीते हैं, ज्यादा गर्म लगता है, क्योंकि स्टील क्या है, सुचालक। स्टील क्या है, किसका, ऊष्मा का, किसका सुचालक है। क्लियर है, क्लियर। अगला, थक गया क्या रे, हाँ रे पगला। लोग चला मेहनत और कंटेंट से ना हरा पाते हैं तो बोल के हराने की कोशिश करते हैं, समझा। वो आदमी कल बोला कि टीचर लोग बरगलाता है, कल एगो आदमी बोला, नाम नहीं कहेंगे। उनको जब हम ये बात बोले तो बोले कि नहीं नहीं बुला गया। हम उनको बोले कि तब तक 8 साल तो आप ही के साथ रह के बरगलाए थे, एक मतलब दोनों आदमी मिल के बरगलाए। नहीं, टाइम में आप कहते थे कि मेरा सबसे स्टार टीचर एसके झा, आपके यहाँ तो 10वें दिन में बैच खत्म कर दिए थे, आप बच्चा पास भी कर गया था। लास्ट में 2018 में 10 दिन में रिजल्ट आया था, पास भी हो गया बच्चा। अगर मतलब उस टाइम दोनों आदमी मिल के बरगलाए। अरे ये 2018 का बात है, हम हैं अभी 2025 में। हम हटे, आपका कोचिंग बुड़ गया रेलवे का। हाँ, 18 से 25 तक हम वहीं खड़े हैं। बरगला हम रहे थे कि बरगला आप देख लीजिए। अरे गलत कह रहे हैं तो बताओ, जब आपके साथ 7 साल थे तो बरगला नहीं रहे थे, 8 साल अलग हो गए तो बरगलाने लगे हम। हाँ, आप ही का स्टेटमेंट है कि हमको सबसे ज्यादा पैसा कमा के इसके ज्यादा देता था, वीडियो है आपका। राज नहीं चल पा रहा है तो कुछ को बोल के कोनो जुगाड़ कर रहे हैं ना, क्या नहीं कुछ हो पा रहा है तो की किया जाए। चलो इल्जाम पे इल्जाम, कोई बात नहीं, सब लगा लो, हम कर में इतना कर देंगे ना कि सारा इल्जाम खत्म हो जाए। हम मर्द आदमी है, चला मेहनत पे विश्वास करते हैं, बाकी कुछ अपना समझ में आता नहीं है। मेहनत और कंटेंट दुए चीज दिमाग में चलता है। बाकी लोग तो ये भी कहते हैं कि अरे एसके झा को साइंस पढ़ाने आता है, अब 20 दिन में पढ़ा देगा। 20 दिन में तो सच में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हमारे जो छात्र हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं 20 दिन में हम पढ़ा सकते हैं। सबको तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है ना, हमको पता है कि उसको क्या हम दे के रखें, क्या क्या हमको देना है, और उसको भी पता है कि हमको कैसे कैसे करना है। ये बच्चा आज हमसे जुड़ेगा, कहेगा हम 20 दिन में एलपी बना दीजिए, ओकरा हम नहीं बना पाएंगे, ये मेरे बस में भी नहीं है। लेकिन दोस्त ये तो 20 दिन का रिवीजन कोर्स उसी के लिए होगा जिसका पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा हुआ नहीं होगा, साफे एक बाउंसर हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं दोस्त, वो गाना सुना है कि नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। तो जकर जकर धंधा नहीं चल रहा है, लग रहा है अरे साला ये तो जुलूम हो गलो रे, सब बच्चा के पढ़ लो तो चलने से नहीं होता, करने से होता है। आप भी बच्चा के लिए कुछ कर दीजिए, बच्चा कल से आपके पास चला जाएगा, ये किसी का नहीं है। ये इसके लिए कर पाएगा, बच्चा उसी का है, नहीं है। हम तो ऐसा नहीं है दोस्त, 2014 में भी पढ़ाए, 18 में भी पढ़ाए, तो तब तो एक्सपीरियंस कम था, फिर भी पास कर गया बच्चा। अब तो साला
साल के और जुड़ गया है डॉक्टर और मास्टर दूगो जितना बुढ़ाता है उतना बढ़िया से इलाज करता है। आ जाओ इधर। लेकिन कोई बात नहीं, और ढेर ही लोग अभी खाली हमरे ऊपर वीडियो ये बन रहा है, इनडायरेक्टली नाम नहीं लेता है लेकिन बोलना हमरे है। एक दूगो को फोन किया हम तो कहता है कि सर नाम लेते हैं ना, हमला करते हैं तो चैनल का ग्रोथ बढ़ता है। हम लोग खूब बढ़ाओ बाबू। लेकिन दोस्त कंट्रोवर्सी की उम्र बहुत छोटी होती है। लोगों को ये लगता है कि ये बुलाता है और बच्चा आ कैसे जाता है, ये कैसे हो रहा है। अब बेटा पढ़ाते हैं, तो रहा ऐसा खाली चैनल पे आके क्या हम कहें। भगवान सबकी आत्मा को शांति दे। और दोस्त तुम्हारे लिए एगो टेस्ट अरेंज कर रहे हैं हम गंगा किनारे। शुरुआत हम लोग वहीं से करेंगे, जिसमें ग्रुप डी का भी टेस्ट है एक ही दिन, एनटीपीसी का भी टेस्ट है उसी दिन, और सीबीटी 2 का भी टेस्ट है उसी दिन। रविवार सुबह 5:30 बजे। तैयार है ना? पहुंच जाएगा ना? फिर लोगों को लगेगा कैसे आ गया। आज सुनने वाले सुन लो, 10,000 की संख्या रहेगी। जहां तक लोगों की नजर जाएगी वहां तक बच्चे रहेगा। छोटा सा ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी गर्म हो रहा है, माहौल भी गर्मा रहा है। आ जाओ इधर। ये ग्लोब क्या है ये गर्मा क्यों रहा है? क्योंकि दोस्त मेरे ये सूर्य है, ये आपका अर्थ है, और ये आपका ओजोन परत है। कौन परत है? जो समताप मंडल में है। कौन मंडल में है? तो सूर्य से 2 प्रकार की किरणें आती है, एक अवरक्त और एक पराबैंगनी। अवरक्त किरण तो सूर्य पृथ्वी तक आ जाती है, हम लोगों को गर्मी उसी से मिलती है। लेकिन पराबैंगनी जो होता है ना, वो ओजोन परत के द्वारा रोक दिया जाता है। और जो अवरक्त आता है, कि वायुमंडल में उपस्थित जो CO2 है ना, ये आने तो देता है, जाने नहीं देता है, जिसके कारण यहाँ का एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन सी गैस इसके लिए जिम्मेवार है? CO2। आप कहेगा कौन परत है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है? ओजोन परत। पराबैंगनी किरणों के द्वारा किसका निर्माण होता है? ओजोन परत। ओजोन परत में छिद्र का होना मतलब पतला हो। हमारे बच्चा के टेम्परेचर हमारा नापल है ना, क्लियर है? अब देखो, बता, पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ना या धीरे धीरे बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः कौन गैस? अब पृथ्वी पर सूर्य द्वारा छोड़े गए अवरक्त विकिरण को CO2 आने तो देता है, जाने तक, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़। सूर्य से 2 प्रकार की किरणें निकलती है, अवरक्त और पराबैंगनी। पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा, ये जो पराबैंगनी किरण आ रहा है, ये ओजोन परत इसको अवशोषित कर लेता है कि नहीं? ओजोन परत कौन मंडल में है? समताप मंडल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो AC और रेफ्रिजरेटर से जो निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन परत का क्या करता है? क्षय करता है। सही है ना? ये सब ऑलरेडी आपको पीटी में पढ़े होंगे आप। रेलवे के लिए इंडिया का सबसे बेस्ट टीचर इसके जा, वेरी गुड, ऐसे ही तारीफ करो। TFC के द्वारा ओजोन परत का क्या हो रहा है? नाश। जो कहां से निकलता है? AC और रेफ्रिजरेटर। चांद पर वायुमंडलीय ताप का रेंज है कितना? 120 से 110 से 120। हाँ, -120 से 110, याद रखना, -120 से 110। कहां पर? चांद पर। कृष्ण पिंड, वह पिंड जो सभी उष्मा विकिरण को क्या करे? अवशोषित कर ले, उसे कृष्ण पिंड कहते हैं। सबसे अच्छा कृष्ण पिंड कौन है? काजल, जो 95% उष्मा विकिरण को क्या करता है? अवशोषित करता है।
अतः वीन का विस्थापन नियम के अनुसार कृष्णिकाएं अधिकतम विकिरण उत्सर्जन के संबंध में तरंग दैर्ध्य का मान ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है, घटता है। ये पढ़े हैं ना अभी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। इस नियम का उपयोग खगोलीय पिंड जैसे चांद, सूर्य आदि के सतह का ताप को मापने के लिए किया जाता है। वैसा पिंड जो लगभग सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है क्या कहलाता है, कृष्णिका। काजल 95% उष्मा विकिरण अवशोषित कर लेता है, इसलिए काजल को सबसे अच्छा क्या कहते हैं, कृष्णिका। बताओ, काला आदमी उष्मा अवशोषित करेगा कि लौटाएगा। काला आदमी सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसे अधिक गर्मी लगती है। और गोरा आदमी सभी उष्मा विकिरण को क्या करता है, परावर्तित करता है, तो इसलिए उसे कम गर्मी लगेगा कि ज्यादा, कम गर्मी लगता है। गर्मी के दिनों में सफेद वस्त्र का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो सभी विकिरण को क्या करेगा, लौटा देगा। और क्योंकि सारे उष्मा विकिरण को परावर्तित कर देता है, जिसके कारण कम गर्मी लगती है कि ज्यादा। और ठंडी के दिनों में काला कपड़ा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि काला कपड़ा सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित करके क्या देता है, गर्मी देता है। गर्मी में छाते के ऊपर में सफेद, अंदर में काला। ऊपर सफेद होगा तो सबको ही लौटा देगा, अंदर में काला रहेगा तो सबको ही अवशोषित कर लेगा। ऊपर में सफेद रहेगा तो जो आएगा वो लौट जाएगा, अंदर में काला रहेगा तो सबको ही क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। बोलो, सबसे अच्छा कृष्ण पिंड कौन है, कौन है। किरचॉफ का नियम कहता है जो जितना अच्छा अवशोषक होगा उतना अच्छा उत्सर्जक होगा। किरचॉफ का नियम कहता है जो जितना अच्छा अवशोषक होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, उत्सर्जक। ये किसका नियम है, किसका नियम है। बताओ, एक काली गेंद ले लो, एक सफेद गेंद ले लो। तो काली वस्तु बहुत अच्छा अवशोषक है तो बहुत अच्छा उत्सर्जक भी होगा। ये ज्यादा उत्सर्जित करेगा, ये ज्यादा चमकेगा, ये कम चमकेगा। काली प्याली में रखी चाय जल्दी ठंडी होगी, क्योंकि वो जल्दी जल्दी उष्मा अवशोषित भी करेगा, जल्दी जल्दी उत्सर्जित भी करेगा। इस नियम के अनुसार जो वस्तु उष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक होता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है, उत्सर्जक। कहते हैं काली प्याली में रखी चाय अन्य प्यालियों की अपेक्षा, एक काली और एक सफेद गेंद को समान तापमान पर गर्म करके अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए तो काली गेंद अधिक चमके। बताओ, थर्मस का अंदरूनी दीवार चमकीला होता है क्योंकि उस सारे विकिरण को क्या करेगा, लौटा दे। क्या करेगा, थर्मस की बाहरी और भीतरी सफेद चमकदार होती है दीवार, इसलिए यह भीतर की उष्मा अवशोषित करता है और बाहर की उष्मा को प्राप्त, इसलिए लेट तक गर्म रहता है, जिसके कारण थर्मस के अंदर रखा हुआ गर्म पेय पदार्थ अधिक समय तक गर्म रहता है। किरचॉफ का नियम सिर्फ गर्म वस्तु पर लागू होता है, अर्थात जब तक प्रश्न में गर्म पिंड की चर्चा ना हो सामान्य नियम सफेद अच्छा परावर्तक और काला अच्छा अवशोषक। देखो हम क्या बोले, काला बहुत अच्छा अवशोषक, बहुत अच्छा उत्सर्जक है कि नहीं है। लेकिन ये अगर गर्म वस्तु होगा तो काला, गर्म वस्तु नहीं होगा तो काला अवशोषक है और सफेद उत्सर्जक। तो ज्यादा कौन चमकेगा, काला, अगर गर्म नहीं नॉर्मल वस्तु है। और अगर गर्म वस्तु है तो काला ज्यादा चमकेगा। बहुत अधिक अगर गर्म है तो कौन ज्यादा चमकेगा, काला। और नॉर्मल अगर है कौन ज्यादा चमकेगा, सफेद। फिर से एक बार समझ लो, अगर बहुत गर्म है तब किरचॉफ का नियम लागू होगा, बहुत अच्छा अवशोषक बहुत अच्छा उत्सर्जक, कौन, काला। नॉर्मल वस्तु है कौन ज्यादा चमकेगा, सफेद। लिख लो, बहुत गर्म होने पर काला अधिक चमकेगा, बहुत गर्म होने पर काला अधिक चमकेगा, और गर्म न होने पर गर्म न होने पर कौन रे, सफेद अधिक चमकेगा। क्लियर। देखो लिख दिए हैं, किरचॉफ का नियम सिर्फ गर्म वस्तुओं पर लागू होता है, अर्थात जब तक प्रश्न गर्म पिंड की चर्चा न हो सामान्यतः सफेद अच्छा परावर्तक और काला अच्छा अवशोषक।
अगर गर्म हो जाएगा तब काला, काला अच्छा उत्सर्जक हो जाएगा। क्लियर है? किरचॉफ का नियम क्या कहता है? कोई भी वस्तु जो जितना अच्छा अवशोषक है उतना अच्छा क्या है? उत्सर्जक। कृष्ण पिंड कहते हैं जो सभी उष्मा विकिरण को क्या करे? अवशोषित करे। जो सभी उष्मा विकिरण को अवशोषित कर ले उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कृष्ण पिंड कहते हैं। कौन पिंड कहते हैं? कृष्ण पिंड कहते हैं। कल इसको कर देंगे चला समाप्त। ठीक है, आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। कल रूटीन बताए थे ना, 9 से 11 में बेसिक साइंस चलेगा। और तुम लोग का जो पिछला बैच है जिसका इंजीनियरिंग ड्राइंग बचा हुआ है उसको शनिवार रविवार में एक चैप्टर बचा हुआ है, ये 2 चैप्टर बचा हुआ है, उसको कंप्लीट कर देंगे। बोले तो नहीं सुना था? क्लियर है? अभी 11 से 12, 12 से 1 मैथ और रीजनिंग होगा। मैथ रीजनिंग कहाँ चलता है? ऑनलाइन वालों, अभी ये कटेगा तुरंत 10 मिनट के अंदर। मैथ, मैथ होगा कि रीजनिंग? मैथ लाइव होगा, उसके बाद 10 मिनट बाद 40 45 50 मिनट वो चलेगा, फिर रीजनिंग स्टार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। और शाम में ट्रेड चलेगा। आज से ट्रेड अपने नियमित समय पर है। 6 बजे फिटर, 8 बजे इलेक्ट्रीशियन। थैंक यू वेरी मच।